हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स के बारे में। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा हमारी कैसी प्रोग्रामिंग है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऊप्स के, वो आज हम डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो जो मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है, तो क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंशिएट करती है हमारी जावा को अदर लैंग्वेजेस से। तो वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन करेंगे कि ऊप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज क्लास, थर्ड इज इनहेरिटेंस, and fourth is polymorphism, fifth is abstraction, and sixth is encapsulation. तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको और डीपली ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में समझना है तो आप इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास है। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ एनी, ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट होता है। और उसका जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसको आप फॉलो करिए। नेक्स्ट आते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of parent object. यानी इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को उसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो सारी एक्वायर कर लेता है। जैसा कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, उत्तराधिकारी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसका हम बाय लॉज अपने आप ही हकदार बन जाते। इसी तरीके से इनहेरिटेंस का यहाँ पर जावा में मतलब है कि जैसे ही हम इनहेरिट करते हैं हम किसी क्लास को, तो जिस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं वो हो गई पेरेंट क्लास, और जिस क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं वो हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं। अब पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिकली हमारी चाइल्ड क्लास में आ जाती है। ठीक है, the idea behind inheritance in Java is that you can create new classes that are built upon existing classes. ठीक है, तो जो इसका एक मेन पर्पस ये होता है इनहेरिटेंस का कि आपने अगर कोई ऑलरेडी क्लास बना रखी है तो उसी की जो बनी हुई क्लास को दोबारा छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन करके नई क्लास बना। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। When you inherit from an existing class, you can reuse methods and fields of the parent class. Moreover, you can add new methods and fields in your current class. अब हम कोई एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और उसके नीचे हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, एक पर्सन है जिसका हमें नाम देना है और डेजिग्नेशन बतानी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक टेम्पलेट है। तो यहाँ पर हमने इनका नाम नहीं दे सकते कि इनका नाम मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है।
यहाँ हम केवल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ क्लास ऑफ ए पर्सन, जहां पर हमने दो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, यानी दो हमारे एट्रीब्यूट है या दो हमारे मेंबर वेरिएबल्स है। बताया था ना हमने कि क्लास कैसे बनती है, मेंबर वेरिएबल से और ठीक है। तो इनहेरिटेंस में तो मैंने क्या बताया था कि क्लास क्या है, क्लास दो चीजें बताती है, एक तो मेंबर वेरिएबल्स और दूसरा मेथड। मेंबर वेरिएबल्स में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ इनिशियल वैल्यूज आती हैं, और मेथड्स में आती है उनकी फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो एक क्लास है जिसमें एक पर्सन नाम की क्लास है, जिसमें इसकी कोई कुछ नेम हो सकता है और इसका डेजिग्नेशन, और ये पर्सन क्या करता है, लर्न करता है, वॉक करता है, ईट करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ क्लास। अब इस पर्सन से रिलेटेड अब कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी सेम होती है, जो वो लर्न भी करते हैं, जिनका नाम भी होता है, जिनका डेजिग्नेशन भी होता है, और जो लर्न करते हैं, वॉक करते हैं, ईट करते हैं। जैसे कि प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का नाम भी होता है, डेजिग्नेशन भी होती है, ठीक है, वो लर्न भी करते हैं, वॉक करते हैं, ईट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसमें एक्स्ट्रा है। तो इनहेरिटेंस में मतलब हमने एक क्लास को, ये सारी चीजों को हमने एक्वायर कर लिया। यहाँ क्या किया, ये बनी हुई क्लास है, इसको हमने रीयूज कर लिया। हमने कहा इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, वो इसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से हम जब क्लास बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, चाइल्ड क्लास, और ये हो गई पेरेंट क्लास। जैसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे पेरेंट क्लास को, तो इसकी जितने भी नेम, डेजिग्नेशन, प्रॉपर्टीज, मेथड, फंक्शन, जितनी भी वैल्यू, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे हमारे ऑटोमेटिकली प्रोग्रामर की क्लास में आ जाएंगे, और हमें अलग से डिफाइन नहीं करने। अलग से हम क्या डिफाइन करेंगे, जो एक्स्ट्रा है, जो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। तो इंप्रूवमेंट क्या है, इसमें कंपनी नेम और होता है। जब प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर किसी न किसी कंपनी में काम करेगा, तो इसमें कंपनी नेम एक एक्स्ट्रा होता है। तो कंपनी नेम एक्स्ट्रा है, तो वो हमने इस क्लास के अंदर और ऐड कर दिया। और कुछ नहीं डिफाइन करेंगे, केवल इनहेरिट करने के बाद एक नया हमने मेंबर ऐड कर दिया, कंपनी नेम। बाकी का एज इट इज कॉपी हो गया, यहाँ अपने आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से ये दूसरा क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास, तो ये बन गया डांसर। अब डांसर में सेम प्रॉपर्टीज आ गई, नेम, डेजिग्नेशन, ये भी लर्न करती हैं, वॉक करती हैं, ईट करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है। प्रॉपर्टीज कौन सी एक्स्ट्रा है, ग्रुप नेम, ये डांसर किस ग्रुप में है, ये एक्स्ट्रा काम क्या करती है, डांसिंग का करती हैं। तो हमने जब इस क्लास को डिफाइन किया, तो इसकी पेरेंट क्लास बना दी पर्सन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सेम थी, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा बनाना था, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सुपर क्लास, और ये हो गई हमारी सब क्लास। ये हो गई पेरेंट क्लास, ये हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। इसी तरीके से सिंगर, ये भी इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, तो पर्सन सुपर क्लास हो गई, सिंगर चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक है, तो इसको इसको चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास एक ही बात है। चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास एक ही बात, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास एक ही बात। ठीक है, तो सिंगर इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, तो नेम, डेजिग्नेशन सेम कॉपी हो गया, लर्न, वॉक, ईट मेथड्स आ गए अपने आप डिफाइन करते ही, इनहेरिट करते ही। कुछ एक्स्ट्रा क्या था, बैंड नेम, सिंगिंग, प्ले गिटार, ये दो फंक्शन अलग से थे, और ये प्रॉपर्टी अलग से थी, तो उसको ऐड कर दिया। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, रीयूज करना, उस क्लास की फंक्शनैलिटी को रीयूज करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, तो the idea behind inheritance in Java is that you can create new class that are built upon existing class। एक नई क्लास बनाए, लेकिन किसके बेस पर, पुरानी बनी हुई क्लास के बेस पर, बनी हुई क्लास को
यूज करते हुए बनाए। तो यू कैन रीयूज मेथड्स एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास। जो बनी हुई क्लास है उसकी फील्ड्स और प्रॉपर्टीज को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज ए कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। एक एक्शन कई तरीके से बना सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज derived from two Greek words, poly and morph. The word poly means many and morph means form. कई तरीके से एक फंक्शन को कई तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एक मेथड है, तीनों सेम मेथड है, सम सम सम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 वैल्यू पास करेंगे तो 2 का सम निकल के आएगा। अगर इसी में हम 3 वैल्यू पास कर देंगे तो 3 का सम निकल के आएगा। और अगर हम 4 वैल्यू पास कर देंगे तो 4 का सम निकल के आएगा, लेकिन नाम एक ही है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक ही नाम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक ही फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं यूजिंग द पॉलीमॉर्फ। दिस इज ऑल्सो अ feature of, this is concept of object oriented program. Next is abstraction. Abstraction क्या करता है? The data abstraction is a process of hiding certain details and showing only essential information to the user. तो abstraction क्या करता है? हाइड करता है डिटेल्स को और केवल पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब इंफॉर्मेशन हाइडिंग का काम करता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। केवल जो एसेंशियल, ये जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो यूजर को बताते हैं, बाकी का सब कुछ हाइड रखते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इज अवेलेबल इन जावा। बिकॉज़ जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लास शेप। अब इन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट इंट एरिया। जो हम जब हम शेप लेंगे तो वहां पर एरिया डिफाइन करना जरूरी। जब हम क्लास शेप की बात करेंगे तो वहां पर एरिया होगा, एरिया नाम का एक फंक्शन होगा। अब वो एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वी आर नॉट शोइंग दैट, ठीक है। तो क्लास रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल में अगर देखें तो लेंथ एंड ब्रेड्थ के मल्टीप्लाई करने से एरिया कैलकुलेट होता है। अगर ट्राइंगल की बात करें तो इसका फॉर्मूला अलग है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, 3.14 इंटू रेडियस। तो तीनों का अलग अलग है, लेकिन एरिया है किसका? शेप का, ठीक है। अब ये शेप डिपेंड करती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल की शेप की बात करें, ट्राइंगल की या सर्किल की, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी जो कुछ डिटेल्स को हाइड करती है, मतलब इसका प्रोसेस कैसे होगा वो हाइड करती है, जो जरूरी चीजें हैं वो शो करती है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एनकैप्सुलेशन इन जावा इज ए मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा, पैकेट बना देना किसी भी डेटा का, यानी वेरिएबल का या कोड का या मेथड का, जो कुछ भी है, वेरिएबल है, मेथड है, कोड, जो कुछ भी हमने लिखा है उसके अंदर उसको एक रैप ऐसे कर दिया कि यूज करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कैप्सूल होता है तो कैप्सूल के अंदर के एलिमेंट्स को हम यूज नहीं करते ना निकाल के, हम पूरे कैप्सूल को यूज करते। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब भी यहाँ पर सेम वही है। एंड द कोड, अब यहाँ पर जो कैप्सूल के अंदर है वो कैप्सूल के अंदर क्या होगा? वेरिएबल डेटा होगा या फिर कोड होगा या मेथड्स होंगे, ठीक है। अब यानी ये जो कुछ भी है उसके अंदर वो सब कुछ रैप हो गया, पैकेट में बन गया और वो प्रेजेंट करेंगे हम
using the encapsulation. In encapsulation, so encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data, variable and code acting on the data, जो भी काम कर रहा है डेटा पर, मेथड्स पर, together as a single unit. यानी जो कुछ भी है वो उसके अंदर as a single unit ही मान के चले. क्या डेटा यूज हो रहा है, क्या मेथड्स यूज हो रहे हैं, क्या वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, everything inside the wrapper, right? In encapsulation, the variable of class will be hidden from other classes. अब हम उस कैप्सूल के अंदर क्या एलिमेंट है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो उसके अंदर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर. ठीक है, तो कोई और क्लास, बाहर की क्लास, उस क्लास को के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, and can be accessed only through the method and their current class. ठीक है, in encapsulation the variable of the class will be hidden from other class and can be accessed only through the methods of the current class. अब उस encapsulation की क्लास के अंदर encapsulate जो हमने क्लास बनाई है उसके अंदर कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसको हम नहीं पता कर सकते, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी. उसको अगर हमें यूज करना है तो हम उसके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं. So encapsulation can be defined as a binding of data and function together into a single unit such that they are kept both safe from outside interface and use. उसके अंदर क्या वेरिएबल्स है, क्या मेथड क्या है, वो आपस में काम करते हैं, वेरिएबल्स को मेथड्स यूज करते हैं और एज ए इसको अगर हमें यूज करना है तो इसके मेथड्स को हम आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या इसके वेरिएबल्स है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो दिस इज कॉल्ड द, यानी डेटा को, उसके कोड को आपस में टुगेदर बाइंड कर देना, रैपिंग अप कर देना, वो कहलाता है हमारा एनकैप्सुलेशन. So these all are the concepts of object-oriented programming. If you like my video, please share to others also and subscribe my channel. Thank you so much.